सबसे ज्यादा लीड कांग्रेस। मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकती, ईवीएम में तो खूब गड़बड़ हो सकती। मेरा रुझान बचपन से ही समाज सेवा में रहा है कि इसका शरीर वहां था, आत्मा बीजेपी में थी। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं धांधलाना गांव में। जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, पहले इन्होंने देश सेवा की, अब समाज सेवा की ठानी है। सार्वजनिक कामों में भंडारा हो, सुख दुख में लोगों के बीच में रहते हैं। तहलावत जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने साल देश सेवा की और समाज सेवा की जो ठानी है, कितने समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। नमस्कार जी अलावत साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं भी आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको आपके माध्यम से उनको नमस्कार करता हूं, सादर नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। अलावत साहब, जैसे बात करते हैं, अभी पहले आपने देश की सेवा की, कितने वर्ष देश की सेवा की? मैं 7 अगस्त 1976 को मैंने आर्मी ज्वाइन की थी और आर्मड कोर के अंदर, जो कि इंडियन आर्मी की सबसे तगड़ी फोर्स है, जिसमें टैंक होते हैं, जो अग्रणी लड़ाई फौज जो लड़ती है, उस आर्मड कोर की बड़ी ऐतिहासिक रेजिमेंट स्कीनर्स हॉर्स के अंदर भर्ती हुआ था। और 31 अगस्त 1995 को मैं 19 साल और 25 दिन की नौकरी करके मैं रिटायर हुआ हूँ। साहब, जैसे बात करें आपने देश सेवा 19 साल और 25 दिन बताई आपने, तो ये समाज सेवा की मतलब समाज से कब से जुटे हुए हो आप? मेरा सामाजिक कार्यों में रुझान तो मेरा बचपन से था, क्योंकि जैसे मैं अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, मेरे दादाजी इलाके के बहुत माने हुए आदमी थे, हर किसी से उनका मेल मिलाप, सामाजिक कार्यों में आगे रहते थे। उनकी प्रेरणा से मेरा रुझान बचपन से ही समाज सेवा में रहा है। और आर्मी में रहते हुए भी 1-2 बार ऐसी घटनाएं हुई जो कि गाय के प्रति, कई बार मैं कहना नहीं चाहता कि कुछ कानूनों के खिलाफ भी, लेकिन हमने गौ सेवा और समाज सेवा की, मतलब सामाजिक कार्यों के हित में सेवा की, भले ही आपने कानून का एक उल्लंघन करना पड़ा हो, लेकिन समाज सेवा के लिए और गौ सेवा के लिए कार्य किया, और उसको मैं उल्लंघन नहीं मानता। मेरी आत्मा ने स्वीकार किया, मैंने वो काम किया। जो लोगों के हित का कार्य होता है, जो लोगों को अच्छा लगता है, यदि हम वो कार्य करते हैं तो उसको कानून का उल्लंघन नहीं कह सकते सर। इसके लिए तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपके भी विचार मेरे से मिलते हैं। दूसरी चीज, आने के बाद मेरा शुरू से ही राजनीति में भी विशेष रुझान रहा, और आर्मी से आते ही मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ गया, और 1995 से आज तक मैं लोगों की तरह कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी फिर घर वापसी, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब दल बदलू वाली आपकी नीति नहीं रही सर? मेरी नीति नहीं है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना आदर्श मानता हूं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए। और मैं तो आपको एक चीज और कहूँगा सर, थोड़ा बीच में, सबसे पहले आप जैसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो, तो लोकसभा चुनाव में जो दीपेंद्र हुड्डा की जो जीत हुई है, उसके लिए शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शुभकामना के लिए तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस शुभकामना की असली हकदार रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता है, क्योंकि ये चुनाव आम जनता वर्सेस बीजेपी था, और इसमें कई चीज़ें और थी। एक तो जिस तरीके से इन्होंने 2019 के इलेक्शन में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जबरदस्ती हराया, और मैं ये वैसे नहीं कहता, मैं कोई भी बात भाई साहब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं हर बात को तथ्यों के साथ पेश करता हूँ। देश के अंदर कानून है कि पोस्टल बैलेट पेपर सबसे पहले गिने जाएंगे, लेकिन 2019 के चुनाव में बैलेट पेपर नहीं
गिने गए, और जब बैलेट पेपर का नंबर आया, काउंटिंग खत्म होगी ईवीएम की, उसके बाद बैलेट पेपर की गिनती हुई और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो मत थे वो कैंसिल कर दिए गए और अरविंद शर्मा के गिन लिए गए। भाई दीपेंद्र के सारे कैंसिल करके उनको 7,500 से जबरदस्ती हरा दिया गया। वो अपने रोहतक लोकसभा में बाद में हुई थी, या मतलब पूरे ऑल ओवर हरियाणा की इंडिया की बात करें? सिर्फ और सिर्फ रोहतक लोकसभा क्षेत्र। तो इसलिए आपने तथ्य जाहिर कर दिया कि बिल्कुल एक तरफा, मतलब कहीं ना कहीं पर गड़बड़ हुई है, क्योंकि लोकसभा में ये बात हुई रोहतक में। बिल्कुल कानून है ये, आप पढ़ के देख लो, आप गूगल पे सर्च करके देख लो। अब की बार भी तो पहले काउंटिंग हुई है। दूसरा, दीपेंद्र हुड्डा की हार का मलाल था लोगों के अंदर। दूसरा कारण कि इस बीजेपी सरकार से पूरी जनता में तराही तराही मची हुई थी। कोई वर्ग इससे खुश नहीं था, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई एक ऐसा वर्ग जो कि इससे खुश हो कोई नहीं था। वो भी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी था और लोगों ने बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया। भाई दीपेंद्र को 3,45,238 वोटों से जिता दिया। बहुत बड़ी जीत थी सर, क्योंकि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी, वो 1.5 लाख से जीते हैं और ये लगभग 3.5 लाख से, बहुत बड़ी जीत है ये। देखिए, जहां तक मोदी जी का सवाल है, पहली चीज तो ये है, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, अखबारों में भी आपने पढ़ा, टीवी पर भी देखा कि लगभग कितनी 2 करोड़ के आसपास जो इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते के बाद जो वोटें बढ़ी हुई बताई, वो आज तक समझ में नहीं आई कि वो कैसे बढ़ गई। क्योंकि आजकल तो सिस्टम ये है कि बटन दबाया और वोट आ गई, इतनी पोल होगी। मैं आपको एक चीज और बताऊं, पोलिंग के बाद हर पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17C दिया जाता है और उसमें एक्यूरेट काउंटिंग होती है। तो इसमें गड़बड़ होने का तो, कम या ज्यादा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहाँ से होगी? तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ये ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन हमें अंदेशा ये है कि वहाँ वाराणसी में भी जो है ना, इस प्रकार की वोटें बढ़ी होंगी पोलिंग के बाद, और जिससे कि मोदी जी 1.5 लाख से जीत गए। और इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर प्रियंका गांधी जी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ रही होती तो कोई ताकत नरेंद्र मोदी को जिता नहीं सकती थी। मतलब आपका कहना है, मतलब यदि प्रियंका गांधी वहां से लड़ती तो नरेंद्र मोदी जी 100% हारती। 100% नरेंद्र मोदी हारता। अब ये आप आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, केस चल रहा है कि इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में पहले तो जीता हुआ दिखा दिया, रिकाउंटिंग में 48 वोट से हरा दिया। ये क्या है? नहीं तो ईवीएम की काउंटिंग में तो गड़बड़ी का तो मतलब ही नहीं। ठीक बात है। और इसके अलावा देखो साहब, थोड़ा एक बीच में आपको रोकेंगे। आपने जैसे बताया कि ईवीएम में कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, तो जो पिछली जो 2019 की जो दीपेंद्र की हार थी, उसमें भी लोगों की एक सोच थी कि कहीं ना कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ थी। ये एक आवाज थी, आपने भी जैसे सुना होगा। मैंने ये नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकती, मैंने टोटल पोल वोट की बताई है कि जब वो फॉर्म 17C दे दिया, फॉर्म 17C दे दिया, तो उसके बाद ईवीएम में वोटें बढ़ कैसे गई? मेरा तो सवाल ये है, मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकती, ईवीएम में तो खूब गड़बड़ हो सकती है, और की है इन्होंने। उसी बेस पर 70 सीटें जो है बीजेपी जीते बैठी है। नहीं तो जो आप जैसे गोदी मीडिया नहीं बताता था, आप जैसे जो यूट्यूबर जो थे, जो चैनल वाले थे, इन्होंने किसी ने भी 180 से ऊपर सीट नहीं बताई बीजेपी की, और 70 सीट ही वो जीत गए, 170 ही रहनी थी इनकी। और इसके अलावा मैं तो ना स्पेशली, देखिए मैं बेरी हल्के में ही रहता हूँ, हर इलेक्शन में बेरी के अंदर कार्य करता हूँ। मैं तो बेरी हल्के की जनता को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें जो मेन कारण था, भाई दीपेंद्र हुड्डा के चाचा जी चौधरी कुलबीर सिंह, और
उनकी टीम जिसमें हम भी शामिल थे, 28 फरवरी से डोर टू डोर करना शुरू कर दिया था। मार्च पूरा गया, अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया। तो आपने मतलब प्रत्येक गांव में मतलब डोर टू डोर किया है? बेरी हलके में कोई एक घर ये नहीं कह सकता कि हमारे दरवाजे पर कांग्रेस की टीम वोट मांगने नहीं आई। तो आप जैसे बुजुर्ग हो, इतनी उम्र होते हुए भी आपने भी डोर टू डोर किया है? नहीं, मैंने भी बहुत गांव में डोर टू डोर किया और 10 दिन मैंने डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन के साथ जो पब्लिक मीटिंग की बीच में, और लास्ट टाइम पर मैं ऑफिस इंचार्ज रहा, लेकिन मैंने भी डोर टू डोर खूब किया। एक डेढ़ महीने लगभग मैंने भी डोर टू डोर किया। 10 दिन डॉक्टर साहब के साथ लगाए, तो उसमें डोर टू डोर नहीं था, वो पब्लिक मीटिंग होती थी। तो मैं तो इसमें डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन का, चौधरी कुलबीर सिंह हुड्डा का और जितने भी कार्यकर्ता थे सब ने दिल लगा करके और दिल से और खूब मेहनत की, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब बेरी के वीडियो निकलने लगे, वीडियो वायरल होने लगे, तो बाकी दूसरे हलकों में भी हलचल हुई कि बेरी में ये क्या हो रहा है, बेरी में ये क्या हो रहा है। उसका बेरी का असर बादरगुड में, झज्जर में, कलानौर में, बाकी हलकों में भी गया और वहां भी लोग सक्रिय हुए। तो मैं तो, और दूसरा आपको तथ्य बताता हूं, हरियाणा में 90 विधानसभा है। 90 विधानसभा में 3 विधानसभा छोड़ दो आप मेवात की, एक मेवात की विधानसभा पर लगभग 15,000 वोट मिले बीजेपी को, दूसरी पर मिले 20,000 कुछ, तीसरी पर 30,500। उसके बाद उन 3 मेवात जिले को अगर छोड़ दिया जाए तो 87 सीटों पर सबसे कम वोट बीजेपी को बेरी के अंदर मिली है, 31,111 वोट। मतलब एक तरफा कह सकते हैं? एक तरफा। और मार्जिन में भी मैं आपको बताऊं, जैसे 3 सीट वो और गढ़ी सांपला कलोई, इन 4 सीटों के बाद सबसे ज्यादा लीड कांग्रेस कैंडिडेट को अगर कहीं मिली है तो वो 5वें नंबर पर हमारा बेरी हलका है। इसलिए मैं बेरी हलके के हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर आदमी, हर वोटर का जो है ना तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर एक जैसे बात करें, कहीं न कहीं पर जो इतनी बड़ी जीत हुई है, आप आर्मी से जुड़े हुए, आर्मी में आपने 19 साल नौकरी की है, एक अग्निवीर का भी कोई मतलब इस तरह का कोई है? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको जो कारण बताए ना कि भी एक तो दीपेंद्र की हार का कारण, उसका मलाल लोगों को, दूसरा जनता में हर जनता गरीब थी, और मैं तो ये समझता हूँ युवा के अंदर सबसे ज्यादा रोष अग्निवीर के अंदर था। मैं 19 साल आर्मी में नौकरी की, 19 साल में 8-9 साल में आर्मी में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। हमारी आर्मड कोर के अंदर लगभग 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, 2.5 साल की ट्रेनिंग। मेरे एक रिलेटिव हैं पनडुब्बियों में, नेवी में, वो मेरे को कहने लगे, मेरी भांजी ब्याही हुई है, उनको कहने लगा मामा जी मैं तो रिटायर ले रहा हूँ। क्यों भाई? बोला 4 साल की तुम्हारी ट्रेनिंग हो है, इतना वो चला जाएगा, काम कौन करेगा? मैं मोदी जी का वैसे तो कोई भी फैसला देश हित में नहीं हुआ, एक भी, लेकिन उन चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो खिलाड़ियों का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, सबसे गंदा फैसला अगर मैं मानता हूं तो मैं अग्निवीर को मानता हूं, क्योंकि ये 4 साल की सेवा के बाद जैसे घर आ जाएंगे ना तो उनको एक्स सर्विसमैन का कोटा में शामिल होंगे। बीच में रोकेंगे, अब तो 7 साल की भी बता रही की बात चल रही है, और दूसरी बात जो पहले जो आपको सुविधा मिल रही थी वो सेम सुविधा भी मतलब देने की बात। देखिए मैं बताऊं, मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिए ना, गलत थे। अब ये योजना मोदी ने खुद स्वीकार कर ली ना कि गलत है, संशोधित खुद स्वीकार की है ना।
मैं आपको यही चीज बता रहा था, ये चाहे बेशक 7 साल कर दो, ना तो एक सर्विसमैन का कोटा मिलेगा, ना जो मेडिकल फैसिलिटी खुद को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को मिलती है, ना वो मिलेगी। परमात्मा न करे कोई शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। नहीं, अब तो ये बोल रहे हैं ना, अब तो ये बोल रहे हैं नहीं, नहीं, उसमें ये चीजें शामिल नहीं है। सर्विस बढ़ा रहे हैं, 7 साल कर रहे हैं, लेकिन 7 साल से क्या हो गया? मैं भाई साहब आपको ये कहना चाहता हूं कि 10 साल तक कोई भी किसी भी फौज में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे इन्फेंट्री हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, 10 साल तक तो अगर कोई ट्रेंड सोल्जर हो ही नहीं सकता 10 साल की सर्विस के बगैर। मतलब कम से कम 10 साल लगेंगे। क्या लड़ाई लड़ेगी? 4 साल की या 7 साल का आदमी लड़ाई क्या लड़ेगा? हर साल ट्रेनिंग होती है, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, हर एक की अपनी अपनी ट्रेनिंग होती है। आदमी वहां सीखता है लड़ाई के तौर तरीके, प्रैक्टिस वहां सीखता है 4 साल में। ये तो अगर लड़ाई होगी, खुदा न खास्ता, परमात्मा न करे कि कहीं लड़ाई हो जाए, लेकिन अगर लड़ाई होगी, यह स्कीम चाली गई चाहिए, इसने बेशक 7 साल कर दियो, देश को गुलाम करा देगा। मतलब इससे नुकसान है, देश को फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बताया कि सबसे गंदी स्कीम, सबसे गंदी प्लानिंग मोदी की मैं अग्निवीर को मानता हूं, सबसे गंदी। हाँ, क्योंकि आप आर्मी से रिटायरमेंट हो, आर्मी से परिचित हो, आपको किस तरह क्या होता है, तो आप तो एक अच्छी तरह बता सकते हो। देखिए, अपना जो इलाका है हरियाणा प्रदेश, आबादी तो हमारी 2% है पॉपुलेशन, लेकिन फौज में हमारी हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। आपको हर गांव में 150 एक्स सर्विसमैन मिल जाएंगे, फौजी मिल जाएंगे। आप किसी से भी पूछ लो, एक आदमी, चाहे वो मोदी भगत हो, वो भी ये कहेगा कि ये स्कीम बिल्कुल गलत है। सर, एक जैसे कोसड़ी में इतनी बड़ी मतलब हार हुई है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं अग्निवीर ही फैक्टर होगा। नहीं, अग्निवीर भी फैक्टर था। दूसरा मैंने बताया कि देखो, विकास के काम जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र ने किए 10 साल, 9.5 साल के अंदर, 10 साल में इन्हें बता दो 1 करोड़ भी कहीं लगाया हो तो, सिवाय जुमले के। आप हरियाणा में ले लो, 2014 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार गई, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा था देश अपने प्रदेश पर। डॉक्टर बीरकादर ने असेंबली में सवाल उठाया कि भाई ये 4.25 लाख करोड़ कहाँ से हो गया, कौन सा विकास कर दिया? और कोई नया 4 लाइन निकाली हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, कोई नहर खोदी हो। देखिए, लेकिन ये तो विकास के अपने गुणगान हैं। जैसे नौकरियों की बात करें, भाई बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी मिल रही है, ये तो अपने बहुत गुणगान कर रहे हैं। कितनी नौकरी दे दी? 2 लाख पद खाली पड़े हैं हरियाणा सरकार में। जैसे पिछले इन्होंने बताया कि 72,000 नौकरियां दी, अब भी ये आकलन है कि 3 महीने के अंदर नौकरियां दी जाएंगी। अब भी इस तरह का मतलब अब तो पता नहीं है क्या क्या करेंगे। 3 महीने ये लाएंगे कहाँ से? मुझे तो ऐसा लगता है कि महीने के अंदर सरकार ही गिर जाएगी हरियाणा की, क्योंकि इसमें भगदड़ मचेगी बीजेपी में, और ये सारे इधर उधर भागेंगे सरकार को। सर, जैसे आप भगदड़ की बात करे हो, एक किरण चौधरी की बात करें, बहुत पुरानी लीडर है, बहुत बड़ी नेता है अपने, और वो जैसे पार्टी छोड़ के बीजेपी में आई है, तो विधानसभा चुनाव में उसका भी कोई असर होगा? मैं तो टू बी वेरी फ्रेंकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किरण चौधरी का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा। वो हर बार हर इलेक्शन में अपनी सीट के अलावा भिवानी में लोहारू हुई, बाडड़ा हुई, दादरी हुई, वहाँ कैंडिडेट्स को हरवाने का काम करती है। जैसे कि आपकी बात को बड़ी का आपने बताया कि हराने की कोशिश करती है, इतना पता होते हुए भी मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ पर रखा, उनको क्यों नहीं निकाला गया? देखो, पार्टी की भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। अब मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं जो नहीं, जैसे एक बात कर रहे हैं, मतलब ये जब आपको ये पता है, हमें पता है कि हर एक जनता बोल रही है आज कि किरण चौधरी कहीं ना कहीं पर मतलब एक फायदा हुआ जाने से, तो पार्टी ने पहले क्यों नहीं निकाला उसको?
देखिए, अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो बड़े नेता बता लेकिन ये सकते किस चुनाव से पूछेगा इसलिए हैं। नहीं तो मैंने भी तो दूसरा भी आप देख लो ना, राव दान सिंह ने खुल्लम खुल्ला कहा है, वो विधायक तो शाम से राव दान सिंह हार रहा है, तो उसने मदद किया, खिलाफत करी है। आप कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान पढ़ लो है कि इसका शरीर वहां था, आत्मा बीजेपी में थी, उसका बयान था या नहीं था? तो इससे साफ जाहिर होता है। महेंद्रगढ़ में जो पाली में जो है नरेंद्र मोदी जी बयान देंगे कि मैंने बंसीलाल जी के साथ काम किया है, बहुत अच्छे थे, फलाना था, तो ये तो पहले ही पटकथा लिखी जा चुकी थी, मतलब पहले से मतलब पहले से तय था कि ये कांग्रेस छोड़ के जाएगी। राव दान सिंह तो 40,000 वोटों से आ रहे हैं, 20,000 वोट इधर उधर हो जाती, वो भीतर घात के कारण नहीं हुई। अगर श्रुति चौधरी को टिकट दी जाती तो कम से कम 2 लाख से हारती। जो टिकट हरियाणा में मिली है 10 की 10, एक आदमी से भी आप पूछ लो, अब की बार जो टिकटें मिली है ना, इस अच्छी टिकटें हरियाणा में कभी भी नहीं मिली, बहुत बड़ी अच्छी तरह से वितरण हुआ बिल्कुल टिकटों का इतना। और मैं तो ये कहता हूँ, हाई कमांड अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड कर दे ना, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हैंड कर दे, तो 90 में से 87 वाला इलेक्शन हो जाएगा कि 85 सीट अकेले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर आ जाएंगे, फ्री हैंड होते मतलब पार्टी को बहुत मजबूत कर देंगे, बहुत मजबूती के साथ। एक सर जैसे जो बेरी क्षेत्र की जो जनता है, युवा है, उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं तो आपके युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, चौधरी छोटू राम जी ने कही थी, अगर मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले और एक अपने ने पहचान ले। मैं युवाओं को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आपका भविष्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के हाथों में है, ना कि इन घपलेबाजों के हाथ में। ये तो जुमलेबाज हैं, कभी 15 लाख आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज हो, मैं तथ्य आधारित बात करता हूँ, झूठ बोलने की कोई लिमिट होती है, कम से कम झूठ बोलने वाले को थोड़ा बहुत तो शर्माना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आता है कि गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद इकट्ठे बैठ के मंत्रणा किया करते, कौन मान लेगा? बयान आया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजरात का बेटा, और उसके अस्थियों को नरेंद्र मोदी इंग्लैंड से लेकर आया। अरे उस भले आदमी को ये पता होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल का था और आजाद भारत में वो पहली कैबिनेट में मिनिस्टर था, तो उसकी अस्थि ये वहां से कहां से ले आया? 15 लाख दूंगा, काला धन वापस आ जाएगा। आप एक चीज और, मैं जैसे आपको बताया कि तथ्य आधारित, आज तक गुजरात का कोई बच्चा को मेडल लेके आया है? कोई लेके आया हो बता दो? कोई बच्चा फौज में शहीद हुआ है? खेल बजट जितना पूरे भारत का है, उसमें से सबसे ज्यादा खेल बजट गुजरात को लौट कर रखा है। क्या फायदा है उस खेल बजट का? आज जबकि हमारा जो अन्य जो राज्य हैं वहाँ वो देश एवं जुटे हुए और हैं। आप अन्य को छोड़ो, आप अपने को लो, आप हरियाणा की बात करो, और हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव कर दिया। नरेंद्र मोदी जी को यूक्रेन दिखाई दे जाता है, गाजा दिखाई दे जाता है, वहां के लिए तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देता है, लेकिन उसको 4 दिन तक हरियाणा जलता हुआ दिखाई नहीं दिया, उसको 6 महीने से मणिपुर जलता हुआ दिखाई नहीं दिया, उसको 6 महीने तक हमारी बेटियां खिलाड़ी हमारे धरने पर बैठे रहे वो दिखाई नहीं दिए। क्या कभी उसने एक शब्द बोला? नहीं, कभी नहीं। मराठा आरक्षण में कोई शब्द बोला? एक ही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। जिस स्टेट में उसकी ज्यादा, जिस कास्ट की ज्यादा मेजोरिटी है वो वर्सेस अदर्स। हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दिए, महाराष्ट्र में मराठे नॉन मराठे कर दिए,
गुजरात में पटेल नॉन पटेल कर दिए, बंगाल में बंगाली नॉन बंगाली कर दिए, यूपी में किसी एक उसकी मेजोरिटी नहीं है कौम की, वहाँ हिंदू मुसलमान कर दिए। मैंने तो एक बार कहा था, कल मुझे एक लड़का मिला मंदाना के अंदर, मंदाना स्कूल के अंदर प्रोग्राम था डॉक्टर रघुवीर सिंह का अध्ययन का और मेरा, वहाँ अब्दुल हमीद की फोटो लगी हुई थी, जिसको कि 65 की लड़ाई में परमवीर चक्र मिला था। मैंने गांव वालों से पूछा उस पब्लिक मीटिंग में, भाई ये कौन है, यो हिंदू है कि मुसलमान है? आज मेरे भाई, अगर हम इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति या धर्म की या जात पात की राजनीति करेंगे ना, लंबी चलेगी नहीं, लेकिन देश का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो जब मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाइयों भी तो मुसलमान होगा, जो देश के लिए शहीद हुआ, देश का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र इसको मिला, इसको क्या कहोगे? कल मुझे उस लड़के ने बताया कि जी आपकी वो एक लाइन हमारे गांव में मिसाल बनी हुई है। तो ये चीजें अगर हम हर आदमी को समझाएंगे, अब पिछली बार देखो नॉन जाट काफी कांग्रेस से बाहर गया हुआ था, अब की बार आ गया, क्योंकि आदमी को समझ तो आती है, लेकिन समझ जब आती है जब कति सत्यानाश हो ले है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद दिया और उसके लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को भी मैं हाथ जोड़ करके सादर नमन करता हूं।